हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके पहले हम आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे होता है। डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस भरेंगे। ये होगा हाइड्रोजन गैस और उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे और इसको क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस भर देंगे और इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ब्लूइश लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। ब्लूइश कलर की क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। अब इसको, जो ब्लूइश कलर की लाइट है ना, इसको हम इंस्ट्रूमेंट से गुजारेंगे ना, तब हमको क्या प्राप्त होगा, हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। फिर से सुन लेते हैं। यहाँ पे लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से गुजारेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लिखा गया है, फिल द हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। ब्लूइश लाइट इज इमिट, ब्लूइश लाइट इमिट होगी। दिस लाइट इज पास्ड थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से पास करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट बताए थे ना, यहाँ पे होगा स्पेक्ट्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र होता है। तो हमको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होगा वो फॉर्म होगा एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे द नेम ऑफ सीरीज इन एच स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम में जो सीरीज होती है उनके नाम देखेंगे। पहला होता है लाइमन सीरीज, दूसरा होता है बामर सीरीज, थर्ड होता है पास्चन सीरीज, फोर्थ होता है ब्रैकेट सीरीज और फिफ्थ होता है फुंड सीरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइमन सीरीज। जैसे देखिए, आप लोग एटम का फिगर देखे होंगे। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड जो होते हैं ऑर्बिटल होते हैं, सेल होते हैं ये सब। तो इसको हम ना लिखते हैं ना N1, इसको इंडिकेट किया जाता है N=1 पहला सेल हो गया, N=2 दूसरा सेल हो गया, N=3 तीसरा सेल हो गया, और अगर 4 वाला सेल बनाएंगे तो N=4। ऐसे हम करते हैं ना। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। समझने के लिए बस हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, इसको हम ऐसे समझेंगे। वही जो सेल हम सर्कुलर वे में बना रहे थे, उसको स्ट्रेट लाइन में समझने के लिए आपको बना रहे हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल्स की दूरी बढ़ती जाती है, उनके बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे N=1 हो गया, N=2 हो गया, N=3 हो गया और 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब हमको क्या करना है, लाइमन सीरीज हमको देखना है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कहीं से भी आएंगे। किस में आएंगे, फर्स्ट वाले सेल में। देखिए, पहले से भी दूसरे से भी आ सकते हैं और तीसरे से
चौथे से, पाँचवें से, छठवें से, ये हायर जो सेल्स होते हैं, जैसे हायर सेल्स में क्या आएगा, हायर सेल्स में आएगा आपका 2 से लेकर के 8 तक का। 8 से ऊपर के भी होते हैं सेल, लेकिन यहीं तक के जनरली होते हैं और इससे ऊपर के नहीं आते हैं। यहाँ से हायर सेल हो गए और लोअर सेल हो गए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 से केवल किस में आएंगे, 1 में आएंगे। तो क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा। क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में क्या पाया जाता है, लाइमन सीरीज पाया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 2, 3, 4, 5 टू लोअर सेल 1 में जंप करेगा। जब 2 से या 3 से या 4 से वो 1 में जंप करेगा, इस कॉल्ड लाइमन सीरीज। इसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑब्टेन्ड होता है ये। और इसका देखेंगे, जो हायर सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, N2 कहते हैं। जो हायर सेल होता है उसको हम N2 से डिनोट करते हैं और उसके लिए वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। और लोअर सेल N1 के लिए 1 होगा वैल्यू। किसके लिए, केवल लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज के लिए होगा। अब सेकेंड देख लेते हैं, बामर सीरीज के लिए क्या होता है। सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 से किस में आएगा, 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन। अगली बार फर्स्ट में जा रहा था, लेकिन इस बार जब 2 में सेल में आएगा, दूसरे वाले सेल में आएगा, तब जाके होगा क्या, ये बामर सीरीज। इसके लिए हायर सेल की वैल्यू हो जाएगी 3 से स्टार्ट होगी 8 तक, और लोअर सेल की वैल्यू हो जाएगी 2। और ये किस में पाया जाता है, विजिबल रीजन में इसका पाया जाता है। ये आपको दिखा नहीं होगा, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाले सेल से दूसरे वाले में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 वाले सेल से दूसरे वाले में आ रहा है। किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए, दूसरे वाले सेल में आना चाहिए, तब वो क्या होगा, बामर सीरीज होगा। क्या होगा, बामर सीरीज होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। बामर सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 3, 4, 5, 6 टू लोअर सेल 2। जब 3, 4, 5, 6 से क्या किस में जंप करेगा, सेकेंड वाले में जंप करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे बामर सीरीज कहेंगे। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन में ऑब्टेन्ड होता है। हायर सेल की वैल्यू को हम N2 से डिनोट करेंगे और N2 का मान क्या होगा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और लोअर सेल को N1 से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू होगी 2। वहाँ पे लोअर सेल की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 हो रही थी लाइमन में, और यहाँ पे 2 हो रही थी। वहाँ पे हायर सेल जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हायर सेल जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप ये सीरीज अच्छे से याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं याद कर पाएंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। पाश्चन सीरीज क्या होता है, पाश्चन सीरीज में ना 4, 5, 6, 7 से किस में आता है, 3 वाले में आता है। 3 वाले सेल में आएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। यहाँ पे देखिए ये किस में आ रहा है, 3 वाले सेल में आ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। यहाँ पे हायर सेल का वैल्यू होगा 4 से 8 तक, मतलब एंड सो ऑन। और लोअर सेल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पे किस में आ रहा है, 4 से आ रहा है 3 में, 5 से आ रहा है 3 में, 6 से आ रहा है 3 में, 7 से आ रहा है 3 में, 8 से आ रहा है 3 में। मतलब ये कहीं से भी आएगा, मतलब 3 में ही आएगा। तो इसमें क्या, इसको क्या कहेंगे हम, पाश्चन सीरीज। ये हो गया पाश्चन सीरीज।
अब इसके बाद हम देखेंगे, ये डिफिनीशन देख लेते हैं उसका। When electron jump from higher cell 4, 5, 6, 7 and so on to lower cell 3 is called partial series. This series is obtained in infrared region. ये सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। अब हायर सेल की वैल्यू क्या होगी? हायर सेल की वैल्यू है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। लोअर सेल की वैल्यू क्या है? 3 है। फोर्थ देखेंगे ब्रैकेट सीरीज। अब हम फिगर नहीं बता रहे हैं, फिगर आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या होगा? 5, 6, 7, 8 से किस में जाएगा? 4 में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है 5, 6, 7, 8 से किस में जाएगा? 4 में जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैकेट सीरीज। और ये सीरीज जो है वो भी इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होगा। फिर से समझ लीजिए, ये जो है 5, 6, 7, 8 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4 वाले सेल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 5, 7, 8 टू लोअर सेल 4 इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन इंफ्रारेड रीजन। अब हायर सेल जो होंगे उसको N2 से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू जो होगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो सकती है। लोअर सेल की वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी और इसका N1 से डिनोट करते हैं। फिफ्थ वाला देखेंगे फुंड सीरीज जो होता है उसको देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, 7 एंड सो ऑन से जंप करता है 5 वाले सेल में और इसको हम फुंड सीरीज कहेंगे। और ये ऑब्टेंड होता है इंफ्रारेड रीजन में। ये भी इंफ्रारेड रीजन में ऑब्टेंड होता है। मतलब पहली सीरीज जो लाइमन सीरीज थी वो ऑब्टेंड हो रही थी अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में ऑब्टेंड हो रही थी। पाशन, ब्रैकेट, फुंड ये सब किस में ऑब्टेंड होगी? इंफ्रारेड रीजन में। इसको आपको ध्यान में रखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 6, 7 एंड सो ऑन टू लोअर सेल 5 इज कॉल्ड फुंड सीरीज। दिस सीरीज इज आल्सो ऑब्टेंड इन इंफ्रारेड रीजन। और इसमें हायर सेल को N2 से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी 6, 7 एंड सो ऑन, और लोअर सेल की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है वो सेट ऑफ 4 नंबर होता है जो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर होते हैं। 4 नंबर के सेट होते हैं जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट इज़ द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन। ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमको सेल के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, ये हमको बताता है। अब सेल क्या होता है? जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये होते हैं वो सेल होते हैं। ये क्या है? सेल है। तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है। सेल के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम N से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है और ये पॉजिटिव में होती है। मतलब कि ये 0 नहीं होगी और ना ही निगेटिव में होगी और ना ही मतलब दशमलव में कोई संख्या होगी। तो इसकी संख्या क्या होगी? इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। 0 नहीं हो सकती, ना तो निगेटिव में इसकी वैल्यू आ सकती है। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉन जीरो पॉजिटिव। N इक्वल टू होता है 1, 2, 3, 4। अब आगे देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2n² से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फार्मूला 2n²। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका क्या होगा, नेम के सेल होगा। जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो जाएगा सेल आपका। तो ये पहला सेल है ना, तो इसमें n की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, के सेल है। और ये दूसरा सेल जो होगा उसमें n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या हो जाएगा, एल सेल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो आता है उसमें n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है तो ये क्या होता है, m सेल हो जाता है। चौथा जो आता है उसमें n की वैल्यू 4 होती है और उसको हम n सेल कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, n की वैल्यू 1 है तो k सेल हो गया, और n की वैल्यू 2 है तो l हो गया, और n की वैल्यू 3 है तो m हो गया, n की वैल्यू 4 है तो n हो गया। और यहाँ पे देखेंगे किस सेल में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे ये वाला सेल है तो इसमें पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हम आपको बताया है इसके लिए फार्मूला होता है 2n², जहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे रख के देख लीजिए 2 हो गया और n की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले सेल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरे सेल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा दूसरे सेल के लिए। दूसरे सेल में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे, यहाँ पे 2 है, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 18 आ गया। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हम भर सकेंगे मैक्सिमम। और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन चौथे वाले सेल में भर सकते हैं मैक्सिमम। ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ने से पहले एक टेबल बनाया है, पहले हम उस टेबल को कंप्लीट करेंगे, मतलब समझते जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वांटम नंबर को पढ़ते जाएंगे वो टेबल हम भरते चले जाएंगे। तो उस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में यहाँ पे लिखेंगे हम। अगर हम मान लीजिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ सेल, तो कौन सा नाम होगा सेल का, के सेल होगा। और n की वैल्यू अगर 2 है तो सेल का नाम होगा l, और अगर 3 है तो m होगा, और अगर 4 है तो n होगा। अब आगे देख लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो बताता है हमको सब सेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट है। अब सब सेल क्या होता है, जो सेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सब सेल। अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल है ना, ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है। तो यही होता है। पहले सब सेल देखेंगे यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन के सब सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट है, और उसको हम इंडिकेट करते हैं एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एल। एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से हो सकती है n-1, जहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to n-1 हो सकती है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सब सेल में इस फार्मूले से निकालेंगे, 2 × 2l+1 क्या होगा, 2 फिर ब्रैकेट 2l+1 हो जाएगा। इससे हम निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 to n-1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 2 कोष्टक 2l+1। अब देखेंगे ये कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए l की वैल्यू लिखेंगे हम। पहले l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो हो जाएगा, अगर वैल्यू 0 है l की तो क्या होगा, सब सेल क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। वैल्यू 0 है तो सब सेल s हो जाएगा।
वैल्यू अगर 1 है तो सबसेल P हो जाएगा, वैल्यू अगर 2 है तो सबसेल D हो जाएगा, वैल्यू अगर 3 है तो सबसेल F हो जाएगा, अगर ऐसे 4 है तो सबसेल G हो जाएगा। ऐसे आपको याद कर लेना है इसको कि 0 वैल्यू है तो S होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा। अब देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में कितने हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए L क्या है, यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पे 0 के लिए निकालेंगे तो 2 इंटू ये वैल्यू रखेंगे L का 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया लेकिन ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 6 हो जाएगा। अब 2 रख के देख लेंगे यहाँ पे L की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, प्लस 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे आप। इतने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सब सेल में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं वो टेबल, उसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे L की वैल्यू अगर 0 है, 0 कैसे आया, यहाँ पे N की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 टू n-1 हो रही थी ना, तो 0 तो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, 1-1 वो भी 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है अगर, तो क्या होगी वैल्यू, एक तो 0 हो जाएगी, एक तो 0 हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे 2-1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 टू 1 हो जाएगा, तो वहाँ यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 3 है अगर वैल्यू, तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और यहाँ पे अगर 3-1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 टू 2 हो जाएगा, तो 0 के बीच में क्या आता है, 0 1 2 हो गया, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब अगर 4 है तो 4 के जगह पे क्या रखेंगे, पहला तो 0 हो गया, अब यहाँ पे 4-1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 0 टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा L की वैल्यू। अब इसके लिए निकालेंगे नेम ऑफ सबसेल, सबसेल का नेम देखेंगे। सबसे पहले 0 के लिए क्या होता था, S होता था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 0 के लिए S होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 के लिए क्या होता है, P होता है सबसेल, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे 0 के लिए S होगा, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे 3P, और 2 के लिए क्या होता है, D होता है, तो D लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो सब में 4 लिखेंगे, और S हो गया 0 के लिए, और 1 हो गया P के लिए, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा D 4, और यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के लिए क्या होगा, F होगा, और ये हो जाएगा 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में समझेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस L टू माइनस L। जो L की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, प्लस L से माइनस L तक होगी, और इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी ऑर्बिटल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है, ये सबको पता होगा। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्लस L टू माइनस L, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को करके देख लेते हैं टेबल से। यहाँ पे देखिए L की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगी
वो होगी एल की वैल्यू जो होती है उसमें क्या होगी प्लस एल टू माइनस एल ये होगी। तो यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 ही होगी। यहाँ पे जो 0 है तो 0 है, 1 है तो प्लस एल से होगी माइनस एल तक ना, तो +1 हो गया, 0 हो गया और -1 हो गया। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू इसके लिए। अब इसका देखेंगे, इसके लिए हो जाएगा 0 ना, एल की वैल्यू जब 0 है तो 0 हो गया, 1 है तो हो जाएगा +1 0 -1। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 के लिए क्या होगा +2 +1 0 -1 -2। अब इसके लिए देखते हैं एस के लिए। यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो हो जाएगा +1 2 -1 और यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। यहाँ पे जब 3 है तो हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे निकाला है यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्या स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में देख लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे स्पिन कर रहा है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हमको यही बताता है स्पिन क्वांटम नंबर और इसको हम इंडिकेट करते हैं एस से इसको डिनोट किया जाता है। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, +½ हो सकती है और -½ हो सकती है, या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस about spin of electron. It is represented by S. The value of spin quantum number is +½ and -½ +½ जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होगा, -½ जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होगा। समझते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, मान लीजिए S है, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी वैल्यू +½ हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक का होगा +½ और एक का होगा -½ यहाँ पे ये वाला इजी होता है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार जो टेबल बनाया है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका नेम ऑफ सेल क्या होगा, K होगा ना, और L की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1। तो यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो 1 है उसको रख के देखेंगे तो 0 ही आ रहा है, तो 0 to 0 मतलब 0 हो गया। और यहाँ पे क्या रखेंगे, नेम ऑफ सेल लिखेंगे, तो नेम ऑफ सेल सबसेल, नेम ऑफ सबसेल लिखेंगे तो यहाँ पे होता है 0 के लिए S होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जब L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो नेम ऑफ सेल क्या होगा, L होगा और वैल्यू ऑफ L क्या होगा, यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो -1 हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 to 1 हो जाएगा, 2 to 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 0 to 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। और यहाँ पे नेम ऑफ सबसेल देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 के लिए S होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 1 के लिए P होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम L की वैल्यू से निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 है L की वैल्यू तो ये 0 ही हो गया, 1 है तो यहाँ पे देखिए +L to -L होता है तो यहाँ पे +1 0 -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसको कहेंगे नेम ऑफ सेल होगा M और L की वैल्यू क्या होगी
यहाँ पे 2 रखेंगे n की जगह पे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू क्या होगी l की 0 2 2 होगी ना, तो 0 1 2 हो गया। अब यहाँ पे सब सेल का नेम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S 0 के लिए हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 हो जाएगा, और P हो गया 1 के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 हो जाएगा, D हो जाएगा 2 के लिए और 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो हो जाएगा +1 0 -1, 2 है तो हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। n की वैल्यू 4 है तो सेल का नाम होगा n, और l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए आप 0 हो गया, 0 2 n-1 होता है तो 0 2 होगा। यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू 4 -1 0 2 3 हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे 1 0 1 2 3, ये वैल्यू होगी l की, तो यहाँ पे लिखे हैं 0 1 2 3। अब लिखेंगे सब सेल का नाम, तो यहाँ पे होगा 0 के लिए s, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, P हो गया 1 के लिए 4 हो गया, फिर D हो गया 2 के लिए 4 हो गया, F हो गया 3 के लिए 4 हो गया। अब देखेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए ये होगा, और 2 के लिए ये होगा, 3 के लिए क्या होगा +3 +2 -1 0 -1 -2 -3। आई होप ये टेबल आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आगे देख लेते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 4s1 का। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, 4 लिखेंगे। अब l की वैल्यू लिखेंगे, आपको पता होगा कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 लिख देंगे। अब m की वैल्यू देखेंगे, जब l 0 है तो m क्या होगा 0 ही होगा। अब देखेंगे s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो होता है +12 या -12, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप लिख सकते हैं या तो +12 या फिर -12, तो यहाँ पे लिखिए +12 हो गया इसका वैल्यू। ये हो गया आपका चारों क्वांटम नंबर निकल गया। अब देखेंगे 3p2 का, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखेंगे m के लिए क्या होगी वैल्यू, तो m की वैल्यू किससे देखते हैं l की वैल्यू से देखते हैं। p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 0 और -1, m की वैल्यू है ये निकालने के लिए। तो यहाँ पे किस में है इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इसका निकाल रहे हैं ना p2 का, तो 1 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 2 वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 0 वाले में है ना। और s की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +12। ऐसे आप 2-3 एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में। डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। तो रदरफोर्ड, बोहर, इन लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर ही अपना मॉडल दिया था, लेकिन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को वेव माना है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में जो है मूव करते रहते हैं, एक ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, और ये फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी पाए जा सकते हैं न्यूक्लियस के पास।
और न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाती है। अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। कहाँ पे? न्यूक्लियस के पास। और ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, ये 3 डायमेंशनल में मूव करते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस के अलाउंग भी मूव करते हैं, वाई एक्सिस के अलाउंग भी मूव करेंगे और जेड एक्सिस के अलाउंग भी मूव करेंगे। ये सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करते हैं। किनके अकॉर्डिंग? श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग ये 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। और ये रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर अपना मॉडल दिया था। तो अब आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं। इट कैन बी प्रेजेंट एट एनी प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस विथ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, इनके पाए जाने की संभावना क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। न्यूक्लियस के पास पाए जाने की संभावना होती है और ये अलग अलग होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इन मैक्सिमम। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाती है। न्यूक्लियस से अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज 0। अब आगे देख लेते हैं। श्रोडिंगर गिव्स ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, उसी को क्या कहेंगे हम? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो इलेक्ट्रॉन वेव होता है वो स्टेशनरी वेव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वेव क्या होता है? स्टेशनरी वेव होता है। और स्टेशनरी वेव के लिए जो होता है फार्मूला वो क्या होता है? साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपन लैम्डा स्टेशनरी वेव के लिए होता है। ये आपको याद रहेगा, तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। अगर ये आप नहीं याद किए हैं तो ये डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा होगा आप इसको याद कर लें। साई क्या है? वेव फंक्शन है। ए क्या है? कांस्टेंट है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना दूरी तय किया है वही है डिस्प्लेसमेंट। और लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है। अब आगे देख लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका आकलन करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था? साई इज इक्वल टू था ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। अब इसका क्या करेंगे? हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करना होता है तो हमको क्या लिखना होगा? यहाँ पे डी अपान डी एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डी एक्स लिखेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में करना होता है तो वाई लिख देते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं तो डी अपान डी एक्स लिख दिए हैं। और ए क्या है? कांस्टेंट है, तो ए को बाहर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए को बाहर लिखा गया है। और 2 पाई लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर निकाल के लिखेंगे। और साई का अवकलन या डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन का होगा कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। ये आपको याद रखना होगा। साइन का होगा कॉस और कॉस का होगा माइनस साइन। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन था तो कॉस हो गया है, कॉस 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड का फिर से फर्दर डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे डी साई अपान डी एक्स था, तो यहाँ पे फिर से डी अपान डी एक्स जब करेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है, ए को वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे 2 पाई जो है
2 पाई अपान लैम्डा जो है फिर से बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे और कॉस जो है वो कन्वर्ट किस में होगा, माइनस साइन में, तो यहाँ पे माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए फर्दर डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या हो रहा है, डी अपान डी एक्स यहाँ पे जब करेंगे तो डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए को ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे 2 पाई लैम्डा फिर से यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा, और साइन का कन्वर्ट होता है माइनस कॉस में, तो यहाँ पे माइनस साइन 2 पाई एक्स हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस साइन 2 पाई एक्स हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला था और इक्वेशन नंबर 3 ये वाला है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए ये क्या था, साई इक्वल टू था ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा था, और यहाँ पे क्या आया है, ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। यहाँ पे साई की वैल्यू रख देंगे, साई इज इक्वल टू इतना है ना, तो यहाँ पे साई पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई हो गया यहाँ पे। अब इसको इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये क्या था, यह था लैम्डा इज इक्वल टू था एच अपान एम वी स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हो गया लैम्डा का वैल्यू। अब लैम्डा का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, 4 में पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे पुट किए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ पे पुट करना है लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं अगर साई, ये आप है आपका, तो यहाँ पे पुट करना है आपको लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में होगा। अब ये क्या होगा, ये साई तो है ही, ये ऊपर चला जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एच, साई भी है, साई भी यहाँ पे साइड में होगा। तो यहाँ पे ये आ गया आपका, तो यहाँ पे देखिए यही वैल्यू यहाँ पे निकाल ली गई है, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एच साई इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान ले रहे हैं तो देखिए अभी तक तो वेव मान के चल रहे थे, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लेंगे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होती है v। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस v। अब आगे देखते हैं। अब 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो E जो इस साइड में था इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा E माइनस v। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 हो गया है। तो ये जो था 1/2 mv स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 क्या था आपका, ये वाला था इक्वेशन नंबर 6 ना। अब इसको ऐसा बनाएंगे कि m/2 यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या था देख लीजिए, एक मिनट। ये आपका था इक्वेशन नंबर 6, ये वाला था इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन नंबर 6 में क्या करना है हमको, 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो पुट करने के लिए हमको m/2 बनाना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया, ये आप ऐसे लिखिए, अब क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा h, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ये वाला 2 यहाँ पे चला गया, और साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे यही वैल्यू आपको जो पुट करना था, तो हो जाएगा ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये वैसे ही रहेगा प्लस में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर पान 2 है ना, तो यहाँ पे एक एम तो बचेगा, क्योंकि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर की ना, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे एक एम तो बच रहा है, तो यहाँ पे एक एम हो जाएगा। एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ई माइनस वी, एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, ई माइनस वी, तो यहाँ पे रखेंगे ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, साई इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो था, ये वाला इक्वेशन, इसको हम कन्वर्ट किए थे, 2 से डिवाइड किए थे और 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें कन्वर्ट हुआ था एम वी स्क्वायर अपान 2 की वैल्यू क्या आई थी, ई माइनस वी, ई माइनस वी यहाँ पे रखे थे ई माइनस वी, तो हमको यही मिला था डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपान एच साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8, जो इक्वेशन नंबर 8 था इसी को कहेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते थे। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग था इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा था। और हमको क्या निकालना है, 3 डायमेंशनल मोशन निकालना, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9। अब इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपान 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच ई माइनस वी साइज इक्वल टू 0। जहाँ पे डेल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स प्लस डी अपान डी वाई प्लस डी अपान डी जेड, इसको लिख सकते हैं डेल को। और यहाँ पे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है ना, तो इसी वजह से डेल का स्क्वायर हो गया है, और साई सब में है तो साई को कॉमन ले लिया गया है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10। इसी को हम क्या कहेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम किसी भी पार्टिकल का 1 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी और वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 1 डायमेंशनल बॉक्स या 3 डायमेंशनल बॉक्स में किसी भी पार्टिकल का एनर्जी और वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है और 3 डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें अगर पार्टिकल है तो वो होगा 1 डायमेंशनल, और इसमें अगर पार्टिकल है तो वो होगा 3 डायमेंशनल। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के लॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा। अब तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा 1 डायमेंशनल बॉक्स और 3 डायमेंशनल बॉक्स में किसी भी पार्टिकल का एनर्जी और वेव फंक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यूज्ड टू कैलकुलेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ एन पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने ही इंट्रोड्यूस किया था डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के डिजेनरेसी के बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पता चलता है। अब इसको देखते हैं डिजेनरेसी क्या होता है। यहाँ पे देखिए पी ऑर्बिटल अगर है तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और क्या होता है, पी जेड होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन आप एक्स में भी भर सकते हैं, पी वाई में भी भर सकते हैं, पी जेड में भी भर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में आप पहला इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पी एक्स, पी वाई और पी जेड की एनर्जी जो है वो सेम है। इसी वजह से आप किसी भी ऑर्बिटल में भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी सेम होने की वजह से इसी को क्या कहेंगे, डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल। और इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पता किया गया था। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजेनरेसी इन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है, यूज टू डिराइव क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी इससे हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट है, कौन से सब सेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और इसका स्पिन क्या है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा क्वांटम नंबर को भी डिराइव किया जा सकता है, यूज टू डिराइव क्वांटम नंबर्स। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है उसके एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है उसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, बेंजीन का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए बेंजीन जो होता है उसके पास 3 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं और तीनों क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉन्जुगेशन में अगर होंगे तो ये इसकी एनर्जी को क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर सकता है। किसके द्वारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। Used to calculate energy of pi electron in conjugate system like benzene। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, यूज टू कैलकुलेट रिजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का रिजोनेंस एनर्जी जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सिक्स पॉइंट देखेंगे, यूज टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए हम इससे एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। हम एक बार ये वीडियो बना चुके हैं, इसी वजह से ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी जो है वो सही नहीं थी, इसी वजह से फिर से हमको बनाना पड़ रहा है। तो हम फिर से बना के आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई और साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साई के सिग्निफिकेंस के बारे में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वेव फंक्शन को हम क्या करते हैं, साई से इंडिकेट करते हैं। वेव फंक्शन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को वेव फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोई वेव जो है वो मूव कर रहा है, तो वेव मूव कर रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम जो डेप्थ है उसी को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम ऊंचाई और मैक्सिमम गहराई को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन। द वेव फंक्शन साई बाई इट्स सेल्फ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ साई में पॉजिटिव और निगेटिव, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव। यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर के साइड में जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब नीचे के साइड वेव आएगा तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। अब देखेंगे
वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या हमको बताता है? तो वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है वो हमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है वो हमको किसी भी एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस इन एनी एटम। तो साई स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस। देखिए साई का मान अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस जो है वो भी ज़्यादा होगा, और साई का मान अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस जो है वो भी कम होगा। ये क्या होता है? एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं, और इसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन डी। और डी इक्वल टू क्या होता है? 4πr² डी आर साई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी एक्स इंटू साई स्क्वायर। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या शो कर रहा है? सो दैट वैल्यू ऑफ डी डिपेंड ऑन आर। जो वैल्यू ऑफ डी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आर की वैल्यू अगर कम होगी तो डी की वैल्यू भी कम होगी, आर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो डी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है KLM जो सेल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब देखेंगे ऑर्बिटल क्या होता है? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसी को हम क्या कहते हैं? K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, वही यहाँ पे है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और यहाँ पे PX, PY, PZ जो है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ये उसका फिगर है। फिगर के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर ने दिया था। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था, और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने दिया था। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज गिवन बाय बोहर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, किसी भी ऑर्बिट में अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? 2n² से कैलकुलेट करते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। अगर किसी भी ऑर्बिट में हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करना है तो हम लगाएंगे 2n², जहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ये भी आपको पता होगा। क्वांटम नंबर में हम आपको समझाएं, न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल होगा उसी को n1 और पहले सेल को, दूसरे सेल को n2 से, तीसरे सेल को n3 से डिनोट करते हैं ना, वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे n की वैल्यू 1 हो गई फर्स्ट सेल के लिए,
तो यहाँ पे 1 स्क्वायर करके निकालेंगे तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होंगे। अगर n दूसरे सेल के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सेल में 8 भरे जाएंगे। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n ऑर्बिटल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में क्या होता है, 2 ही होता है। ये तो आपको भी पता होगा, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, ऑर्बिट जो होते हैं उनका शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है केवल, लेकिन ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे एस का होता है स्फेरिकल, पी का होता है डम्बल, डी का होता है डबल डम्बल, लेकिन जो ऑर्बिट होते हैं उनका केवल होता है सर्कुलर। ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप्स। एस ऑर्बिट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, पी ऑर्बिट आर डबल डम्बल शेप etc। ये शेप हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए इतना ही काफ़ी है। शेप ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एस ऑर्बिटल, सेकेंड होता है पी ऑर्बिटल, थर्ड होता है डी ऑर्बिटल, फोर्थ होता है एफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट होता है एस ऑर्बिटल, सेकेंड होता है पी ऑर्बिटल, थर्ड होता है डी ऑर्बिटल, फोर्थ होता है एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल के बारे में। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और इसके लिए एल की वैल्यू मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हम आपको क्वांटम नंबर में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। और एम की वैल्यू हमको क्या इंडिकेट करता है, एस जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन जो होता है एक ही होता है, ये हमको इंडिकेट करता है। एम अगर 0 है, एक ही वैल्यू है एम की, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एस का जो ओरिएंटेशन है वो एक ही है। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब 3 डायमेंशनल होता है। जैसे आप लोग फुटबॉल देखे होंगे वैसा जो शेप होता है वही होता है स्फेरिकल। यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं था, बन ही नहीं सकता 3 डायमेंशनल में। आप लोग समझ लीजिए, वैसे बता दे रहे हैं। स्फेरिकल का मतलब होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हो गया स्फेरिकल। और द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 एंड एम इज इक्वल टू 0 फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एल और एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एन की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के राउंड जो सेल है 2s, और अगर 3s होगा, 1s हो गया, ये 1s हो गया, और 2s जो होगा उसके लिए, तो ये केवल साइज बढ़ रही है और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, साइज केवल बढ़ रहा है। 1s जो है छोटा है, 2s जो है वो बड़ा हो गया। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, तो साइज क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। यही यहाँ पे लिखा गया, द साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ n। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, 0 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यहाँ पे भी मैक्सिमम होती है, लेकिन इनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। आई होप एस ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। और पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। डम्बल लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 8 वर्ड आपको पता होगा, वैसा होता है पी का जो शेप होता है। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल लाइक और 8 वर्ड लाइक।
और इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो 1 होता है। और एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी -1 0 + 1। यहाँ पे देखिए जब एल की वैल्यू 1 होती है तो एम इक्वल टू फार्मूला क्या था, +L2 - L, या इसको कर सकते हैं -L2 + L। तो यहाँ पे 1 है तो 1 को -1 0 + 1 तक ले जाएंगे। ये यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ L = 1 फॉर p ऑर्बिटल, देयर आर 3 वैल्यू ऑफ m = -1 0 + 1। ये जो m की 3 वैल्यू आ रही ये इंडिकेट कर रही है कि जो p ऑर्बिटल है उसका 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है। जो m की वैल्यू ये आ रही है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो p ऑर्बिटल होता है उसका 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है। देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल इन स्पेस। उसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा आपका, पहले तो आप लोग 3, एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे। ऐसे आप 3 बनाएंगे, ऐसे ही 3 बना लेंगे। फिर वहाँ पे लिखेंगे x y z x y z x y z। अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पे ऐसे x के लॉन्ग बना देना है, फिर आपको y के लॉन्ग बना देना है, फिर आपको क्या बना देना है, z के लॉन्ग बना देना है। तो ये हो गया आपका px हो गया, py हो गया, pz हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं d ऑर्बिटल के बारे में। एक पॉइंट और बचा है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है p ऑर्बिटल की साइज जो है वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे p ऑर्बिटल की साइज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। n = अगर 1 है तो साइज इतनी होगी, n = 2 हो जाएगा तो साइज इतनी हो जाएगी, n = 3 हो जाएगा तो साइज इतनी हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ सेल जो होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। विथ द इंक्रीज ऑफ n द साइज ऑफ p ऑर्बिटल इज आल्सो इंक्रीज्ड। अब देखेंगे नेक्स्ट d ऑर्बिटल क्या होता है। d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। p का होता था डम्बल, इसका क्या होता है, डबल डम्बल होता है। द शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज डबल डम्बल। अब देखेंगे इसके लिए जो L की वैल्यू होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, -L2 + L ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे -2 -1 0 + 1 + 2 तक जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m = क्या आएगा, -2 -1 0 + 1 + 2। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी होगी, 5 होगी। 5 इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, dxy dyz dxz dx2/y2 dz2। ये होता है इसका पॉसिबल ओरिएंटेशन। क्योंकि m की वैल्यू 5 आ रही है इसीलिए इसका पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना होगा, 5 होगा। और ये उसका क्या है, ओरिएंटेशन है। द वैल्यू ऑफ L = 2 फॉर d ऑर्बिटल। The value of d orbital has 5 possible orientation in space, that is dx, y, dyz, dxz, dx2/y2 dz2. The value of m = -2 -1 0 + 1 + 2 for d orbital. Only dz2 orbital has dotnet at center. ओनली dz2 के राउंड ही डॉटनेट बनता है। डॉटनेट मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके राउंड dz2 है ना, इसके राउंड जो रिंग बन रहा है इसी मतलब इसको कॉलर भी कहते हैं, इसी को डॉटनेट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप लोग ऐसे बनाएंगे 5,
5 ऐसे बना लेंगे आप। फिर आपको देखना है एक्स वाई, अगर आपको DXY बनाना है तो यहाँ पे YX कर देंगे, और अगर आपको DYZ बनाना है तो यहाँ पे Y और Z कर देंगे। अगर आपको Z और X बनाना है तो यहाँ पे XZ कर देंगे। ये करने के बाद आप लोग इनके बीच में से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे। फिर इनके बीच में से बनाएंगे, फिर इनके बीच में से बनाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, DXY बनेगा, DYZ बन जाएगा, DZX बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको बनाना है XY बनाना है ना, तो XY के लिए आपको ऐसे तो बनाना है, फिर यहाँ पे X करना है, Y करना है। इसके ऊपर से जो लाइन्स है उसके ऊपर से हमको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा DX² / Y²। और आपको अगर बनाना है DZ² तो आप तीनों दिखा सकते हैं, तीनों एक्सिस दिखा सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप दिखा भी सकते हैं तीनों एक्सिस, नहीं तो 2 ही एक्सिस दिखाइए। और यहाँ पे Z एक्सिस के जो लाइंस है उसके ऊपर आप लोग बनाएंगे, और यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन भी करेंगे, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, DZ² हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, इसको हम Z इफेक्टिव से इंडिकेट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव इक्वल टू होता है Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ये सब क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। सिग्मा क्या है, स्कैनिंग इफेक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अब देख लेते हैं आगे स्कैनिंग इफेक्ट होता क्या है। स्कैनिंग इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल हैं, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस जो है इनर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और आउटर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। देखिए, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे भी निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो रिपेल करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसको, इसी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होता है, घट जाता है। वो क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का कार्य करते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो इनर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और आउटर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं। सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का कार्य करते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। देखिए, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होंगे बाय रिपेल बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, बट रिपेल बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होंगे, रिपेल होंगे। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्कैनिंग इफेक्ट। अब आगे देख लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, जिसको हम जेड इफेक्टिव से इंडिकेट करते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाई न्यूक्लियस के द्वारा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लगता है उसको वो कम फील करता है। किसके कारण? शील्डिंग इफेक्ट के कारण या इनर इलेक्ट्रॉन के कारण। शील्डिंग इफेक्ट के कारण या इनर इलेक्ट्रॉन के कारण। शील्डिंग इफेक्ट हम अभी आपको ऊपर बताए हैं वही, या इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता है ना शील्डिंग इफेक्ट। जो डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वही जो आउटर मोस्ट सेल पे न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था उसी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे स्किनिंग का कार्य कर रहा था, जो इनर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे स्किनिंग का कार्य कर रहा था, इसी वजह से इसको हम कहेंगे स्किनिंग इफेक्ट। और इसमें क्या था? इसमें था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा था उसको हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। देखिए जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था उसको हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्किनिंग का कार्य कर रहे थे, इनर इलेक्ट्रॉन स्किनिंग का कार्य कर रहे थे, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्किनिंग इफेक्ट कहेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव या सिग्मा। सबसे पहले सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इनका रूल है, स्केलेटर का रूल है। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्केलेटर रूल ऑफ कैलकुलेटिंग जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या जेड इफेक्टिव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन पे एक रूल आया था। तो ये रूल क्या कहता है? जो nth सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.35। किसमें कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है? जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ होते हैं उसको रिड्यूस करने में कितना कंट्रीब्यूशन उनका होता है? तो उनका होता है 0.35 nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी इसको हम डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। और जो n-1 सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.85। और इसके बाद के जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1.0। क्या होता है? 1.0 होता है। अब इसको देख लेते हैं। ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth सेल मेक्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35। सेकेंड है ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल मेक्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट इनर सेल। उसके बाद के जो इनर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए ये लिखा गया है पॉइंट। सेल मेक ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 1। ये क्या करेंगे? इतने कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इसी के आधार पे आपको कि क्या निकालना होगा? सिग्मा निकालना होगा। सिग्मा के बाद आप निकालेंगे जेड इफेक्टिव। तो देख लेते हैं कैसे सिग्मा निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप करेंगे अफबाउ के नियम के हिसाब से। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो हम इस पे वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? 1s2 2s1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे सिग्मा सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे nth सेल के लिए। nth सेल के लिए यहाँ पे क्या है? 2 क्या है? nth सेल है। आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसका वही क्या होगा? nth सेल होगा। आउटर मोस्ट सेल जो उसका होगा वही क्या होगा? nth सेल होगा। तो यहाँ पे 2 इसका nth सेल है। तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उससे हमको एक कम लिखना है। क्या करना है? जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उससे हमको एक क्या करना है? कम करना है। तो यहाँ पे रखिए 0.35 इंटू में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो हमको क्या करना है? 0 करना है प्लस में। अब देखिए n-1 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पे ये क्या था? 2 क्या था? n था। 2 क्या था? nth सेल था। तो n-1 क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा ना।
तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85। सबसे पहले लिखेंगे 0.85 इंटू में। इसके बाद में हम कम नहीं करेंगे, केवल आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक कम हमको लिखना। उसके बाद हम जितना इलेक्ट्रॉन है जिसमें उतना ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा ना, 0 हो गया। अब इसका करेंगे तो क्या होगा 10, 2 × 10 7 1, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आया 1.70 सिग्मा इज इक्वल टू आया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, जेड इफेक्टिव हमको निकालना है। तो जेड इफेक्टिव हम आपको फार्मूला अभी ऊपर दिखाए थे, क्या था, जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा तो आपको पता है और जेड आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर होता है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा 3 होता है। तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे 1.70। अगर आपको इसमें से माइनस करना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे 3.00 कर देंगे। हाँ, फिर इसमें से माइनस करेंगे सेव इतना, तो यहाँ से एक यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 में से आप निकाल दीजिए तो आ जाएगा 30 पॉइंट। यहाँ पे 2 बचा, आपका 2 बचा ना, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा 1.30, ये आपका आ गया आंसर। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बार बार पलट के तो दिखा नहीं पाएंगे। nth सेल के लिए होगा 0.35 और n-1 सेल के लिए होगा 0.85 और इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके लिए क्या होगा 1 होगा। तो ये आपको याद करना रहेगा, फिर इसके बाद आप कर लेंगे। तो बी का करके देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए n क्या है, इसके लिए n है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो आउटर मोस्ट सेल है वही क्या होगा n होगा। तो यहाँ पे 2 है, n होगा इसका। तो n में क्या होता है 0.35 इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। और n में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, हम आपको पहले ही बताएं जब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक कम आपको लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिखना है। प्लस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे n-1 जो है इसके लिए आएगा तो 0.85 इंटू 2 कर देना है। अब आप करिए इसको 0.35, इसका हम पहले निकाले हैं, ये आएगा 1.70। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 502, ये आ गया आपका सिग्मा, ये आ गया सिग्मा। अब सिग्मा हो गया आपका, तो अब आप निकालेंगे जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के लिए होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 4 होगा, तो 4 माइनस 2.5। अब 4 का अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ से 1 गया, ये हो गया कितना 100 में से 5 जाएगा 9, 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 3 में से 2 क्या जाएगा तो क्या होगा 1 होगा। तो जेड इफेक्टिव आपका कितना आएगा यहाँ पे 1.95 आपका आ गया क्या जेड इफेक्टिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और देंगे आपको, कार्बन का करके देख लेते हैं। कार्बन का थोड़ा बड़ा है ना, इसी वजह से कार्बन का करके देख लेते हैं, इसके बाद आप खुद से ही करिएगा। कार्बन का क्या होता है 6 होता है एटॉमिक नंबर, आपको पता ही होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सिग्मा को कैलकुलेट करना है,
तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए एन सेल क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल जो होगा वही एन सेल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। उससे हमको क्या करना है, एक कम करके लिखना है। तो आउटर मोस्ट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है, nth सेल के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 0.35। यहाँ पे nth सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम आपको पहले बताए हैं उससे एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। प्लस में क्या करना है, प्लस में हमको देखना है n-1 का में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबसे पहले लिख देते हैं, इतना होता है कंट्रीब्यूशन। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इंटू में क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 0 1। प्लस में क्या कर देंगे, ये तो आपको पता होगा, अभी मल्टीप्लाई किए थे, 1.07। तो ये आ गया आपका। अब इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया, 572। सिग्मा इज इक्वल टू आ गया। अब आपको निकालना क्या है, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कार्बन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, -2.75। अब इसको हम करके देख लेते हैं, 0.00 हो गया। अब सॉरी 6.00 2.75। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 जाएगा तो मान लीजिए 100 हो गया, 100 में से 75 जाएगा तो 25 हो गया पॉइंट में। यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आई, 3.25। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कैसे कैलकुलेट करना ये आपको पता होगा। अब आप 2-3 एग्जाम्पल खुद से करके देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब से या लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हाँ हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इससे मोटिवेशन मिल जाता है कि हम और वीडियो बनाएं, सबको पसंद आ रहा है। बहुत लोग होते हैं कि देख लेते हैं, पसंद भी आता है और उसका यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा।